दोस्तों, इन दो लोगों को आप जानते होंगे। नीरव मोदी जो कि लंदन की जेल में कैद है, और मेहुल चोकसी जिसको बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया गया है। इन दोनों का नाम पीएनबी बैंक घोटाले से जुड़ा हुआ है, जो कि बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा स्कैम माना जाता है। दोस्तों, मेहुल चोकसी भारत का मोस्ट वांटेड और भगोड़ा हीरा कारोबारी है। इसके ऊपर पीएनबी से 13,850 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। इसे हाल ही में बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया गया है और ये बेल्जियम के डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। बेल्जियम से मेहुल चोकसी की जो गिरफ्तारी हुई है वो यूं ही नहीं हो गई। इसके पीछे तब से प्लानिंग चल रही थी भारत सरकार की, जब से खबर आई थी कि ये बेल्जियम में जा छिपा है। मार्च के आखिरी दिनों की बात है, अचानक से एक दिन खबर आई कि मेहुल चोकसी बेल्जियम में गया है। इसने वहां फेक डॉक्यूमेंट के जरिए एफ रेजिडेंसी कार्ड हासिल कर लिया है। दरअसल मेहुल चोकसी बेल्जियम के एंटवर्प में अपनी पत्नी प्रीति चोकसी के साथ रह रहा था, और मेहुल की पत्नी प्रीति चोकसी भी बेल्जियम की नागरिक है। आप देख सकते हैं भारत और बेल्जियम के बीच में एक अच्छी खासी दूरी है। अब हुआ ये कि दोनों तरफ से घेरने की तैयारी हुई। एक तरफ सीबीआई और ईडी ने बेल्जियम से संपर्क साधा, तो दूसरी ओर पीएम मोदी ने बेल्जियम में फोन घुमाया। जी हां, जैसे ही मेहुल चोकसी की खबर सामने आई, पीएम मोदी और बेल्जियम के राजा के बीच फोन पर बातचीत हुई। पीएम मोदी ने फोन पर बेल्जियम के राजा फिलिप से औपचारिक तौर पर तो द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए बातचीत की थी, लेकिन सूत्र बताते हैं कि इस बातचीत में मेहुल चोकसी का मुद्दा भी उठा था। और बस फिर क्या था, इसी बातचीत ने मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी की कहानी लिख दी। आइए, कैसे ये हीरे का व्यापारी जो कि एक टाइम पर डायमंड्स का किंग कहा जाता था, भगोड़ा बन गया, इसको जानते हैं। तो इसका जन्म हुआ था 5 मई 1959 को मुंबई में। इसके पिता चिन्नूभाई चोकसी आभूषण का छोटा मोटा कारोबार किया करते थे। 1975 में सिर्फ 16 साल की उम्र में मेहुल ने अपने पिता के साथ काम करना शुरू कर दिया और 1985 में अपनी कंपनी गीतांजलि की कमान संभाली। दोस्तों, मेहुल ने गीतांजलि को आसमान पर पहुंचा दिया। 2000 के दशक तक इसकी कंपनी भारत में 4000 दुकानों तक फैल चुकी थी और सालाना टर्नओवर था 2.5 अरब डॉलर, यानी कि करीब हर साल 18,000 करोड़ रुपए। ये इंडस्ट्री के सुपरस्टार थे, हर बड़े इवेंट में दिखाई देते थे। लेकिन 2018 में एक ही झटके में सब कुछ बदल गया। फरवरी 2018 में पंजाब नेशनल बैंक का खुलासा हुआ कि मेहुल चोकसी और उसके भतीजे नीरव मोदी ने 13,500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की। और सिर्फ इतना ही नहीं, 7 जनवरी 2018 को चोकसी ने भारत छोड़ भी दिया और एंटीगुआ बारमूडा चले गए, जहां 2017 में निवेश के जरिए नागरिकता ले ली, यानी कि पैसे देकर इन कंट्रीज में जो है इन्होंने सिटीजनशिप ले ली। आइए पीएनबी घोटाले की पूरी कहानी समझते हैं। असली सवाल है कि ये घोटाला था क्या, जो कि भारत के बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा फ्रॉड माना जाता है। यह घोटाला हुआ था मुंबई की पीएनबी ब्रेडी हाउस शाखा में। इस घोटाले में चोकसी और नीरव मोदी ने बैंक के कुछ कर्मचारियों के साथ मिलकर धोखाधड़ी की थी, वो भी एक खास वित्तीय उपकरण लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के जरिए। अब इस घोटाले को समझने के लिए आपको जानना होगा कि लेटर ऑफ अंडरटेकिंग होता क्या है। आसान भाषा में समझते हैं। दोस्तों, ये एलओयू इस घोटाले का केंद्र है। मान लीजिए कि आप एक बिजनेसमैन हैं और आपको विदेश से सामान मंगवाना है। इसके लिए आपको विदेशी बैंक से कर्ज चाहिए ताकि उस सामान की आप पेमेंट जो है विदेश में कर सके। लेकिन कोई भी विदेशी बैंक आप पर भरोसा क्यों करेगा? तो बस यही आता है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग का रोल। ये एक गारंटी की तरह होता है, जहां पर आपका बैंक, जैसे इस केस में पीएनबी, विदेशी बैंक को ये गारंटी देता है, जिसमें लिखा होता है कि हमारे कस्टमर को आप कर्जा दे दीजिए, अगर वो नहीं चुका पाएगा तो हम चुकाएंगे। बस यही इस लेटर की खासियत है।
सामान्य तौर पर कोई भी बैंक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जारी करने से पहले उस ग्राहक से सिक्योरिटी या फिर मार्जिन मनी लेता है ताकि कोई जोखिम ना हो। लेकिन चौकसी और मोदी के मामले में ऐसा नहीं हुआ। चौकसी और मोदी की कंपनियों ने बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना कोई पैसा दिए लेटर ऑफ अंडरटेकिंग हासिल किए और विदेशी बैंकों से अरबों रुपए का कर्ज ले लिया। जब भुगतान का समय आया तो कोई पैसा नहीं था और ये सारा लोन चुकाना पड़ा पीएनबी को। अब सवाल उठता है कि ये हुआ कैसे। तो दोस्तों, यहाँ पर दरअसल चौकसी ने एक बहुत बड़े फ्रॉड की सुनियोजित साजिश रची। इसमें दरअसल हुआ ये कि चौकसी और मोदी की जो कंपनियां हैं, डायमंड आरयूएस, सोलर एक्सपोर्ट्स, टेलर डायमंड्स, इन्होंने पीएनबी की ब्रेडी हाउस शाखा से लेटर ऑफ अंडरटेकिंग हासिल किए और ये काम हुआ बैंक के कुछ कर्मचारियों की मदद से। जैसे गोकुलनाथ शेट्टी का नाम आता है, जो कि एक रिटायर्ड डिप्टी मैनेजर थे। और बैंक के कर्मचारियों ने बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना किसी मार्जिन के जो है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग चौकसी को जारी कर दिए, जिसके बलबूते विदेशी बैंकों से भारी भारी कर्जा यहाँ पर चौकसी और नीरव मोदी ने लिया। लेकिन जब कर्जा चुकाने की बारी आई तो हाथ खड़े कर दिए और ये सारा पैसा जनता का था जो कि पीएनबी को चुकाना पड़ा। और यहाँ पर बैंक का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसको बिल्कुल बायपास किया और जो इंटरनेशनल मैसेजिंग सिस्टम होता है स्विफ्ट, इसका उपयोग यहाँ पे जो है उन एलओयू को विदेशी बैंकों को जारी करने के लिए हुआ। और ये धोखाधड़ी 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, कई सालों तक चली और 2018 में एक नया कर्मचारी था जिसने लेन देन में ये गड़बड़ी पकड़ी और 6 पीएनबी के कर्मचारी और 6 चौकसी मोदी के कर्मचारी यहां पर गिरफ्तार हुए। इस घोटाले ने पूरे देश को हिला के रख दिया था। बैंकिंग सिस्टम पर सवाल उठने लगे थे और इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एक्शन लेना पड़ा। उन्होंने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जिसकी जो अगुवाई की वो YH मालेगांव ने की, जो कि आरबीआई बोर्ड के पूर्व सदस्य थे। इस समिति ने काफी सुझाव दिए, जैसे कि स्विफ्ट सिस्टम को सुरक्षित किया जाए, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग नियमों में बदलाव किया जाए और बैंकों के आंतरिक ऑडिट को यहां पर सुधारा जाए। दोस्तों, आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि आरबीआई ने 2016 में ही 3 बार अलर्ट जारी किए थे, जिसमें आरबीआई ने कहा था कि स्विफ्ट का दुरुपयोग हो सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा। और अगर इस बैंक ने इस बात को ध्यान में रखा होता तो शायद ये घोटाला रुक सकता था। और दोस्तों, इस पूरे घोटाले में चौकसी साहब अकेले नहीं थे, उनके भतीजे नीरव मोदी भी मुख्य आरोपी हैं। ये भाई साहब भी 2018 में भारत छोड़कर भाग गए और ब्रिटेन पहुंच गए। अब 25 फरवरी 2021 को लंदन की वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने नीरव के भारत में प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी। जज ने कहा, भाई हमें विश्वास है भारत में निष्पक्ष सुनवाई होगी। लेकिन दोस्तों, लीगल कॉम्प्लिकेशंस की वजह से ये पूरा मामला लटका हुआ है। ये लंदन की वॉर्ड्सवर्थ जेल में है और अपील पर पूरी कार्रवाई चल रही है। नवंबर 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी ने G20 समिट में ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर से नीरव के प्रत्यर्पण को तेज करने की बात की थी और जनवरी 2025 में सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने ब्रिटेन में मुलाकात की थी और पूरा दबाव बनाया जा रहा है कि नीरव मोदी को भारत लौटा दिया जाए। दोस्तों, इस पूरे घोटाले को उजागर करने में एक शख्स की बहुत बड़ी भूमिका रही है, विसल ब्लोअर हरिप्रसाद एसवी। हरिप्रसाद बेंगलुरु के व्यवसायी हैं जिन्होंने 2016 में ही चौकसी की धोखाधड़ी की चेतावनी दे दी थी। इनकी खुद की कंपनी ने 13 करोड़ रुपए का नुकसान चौकसी की वजह से उठाया है। 26 जुलाई 2016 को इन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को चिट्ठी लिखी थी और चौकसी की बैलेंस शीट में बड़ी गड़बड़ी की बात बताई थी। उससे पहले इन्होंने बैंगलोर पुलिस में शिकायत भी की थी। इन्होंने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को, सीबीआई को और सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को भी लेटर लिखे थे। इनका कहना था कि चौकसी ने 100 से ज्यादा फ्रेंचाइजीज को ठगा है और फिर हुए कई शहरों में केस दर्ज। जी हाँ,
12 अप्रैल 2025 को अब जब चौकसी की बेल्जियम में गिरफ्तारी हो गई है, तब हरिप्रसाद का ये कह रहा है कि इसका बटुआ भरा हुआ है। ये यूरोप के बड़े बड़े वकील को हायर करेगा और कानून से बचने की कोशिश करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि केवल गिरफ्तारी काफी नहीं है, घोटाले का पैसा भी वापस आना चाहिए। अब बड़ा सवाल कि अब क्या होगा। तो देखो दोस्तों, बेल्जियम में गिरफ्तारी के बाद भारत ने प्रत्यर्पण की मांग की है, लेकिन यह प्रोसेस भी आसान नहीं है। चौकसी लगातार अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हैं। इसके द्वारा कहा जाता है कि मुझे क्रॉनिक ल्यूकेमिया है, लिम्फोमा है, और इसी चीज का फायदा इसके वकील इसके प्रत्यर्पण को रोकने के लिए कर सकते हैं। हरिप्रसाद का मानना है कि यहाँ पर चौकसी बचने की कोशिश जरूर करेगा, लेकिन अगर सीबीआई और ईडी मिलके काम करते हैं तो यहाँ पर चौकसी को लाया जा सकता है और फिर चौकसी पर चलेगा धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य आरोपों का मुकदमा। दोस्तों, अच्छी खबर यह है कि पैसा वसूलने के लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने चौकसी की अरबों रुपए की संपत्ति जब्त कर दी है। इसमें मुंबई, कोलकाता और अन्य शहरों में 15 फ्लैट, 17 ऑफिस, एक मॉल और ढेर सारी जमीन शामिल है। इसकी कीमत 1210 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ईडी ने 125 करोड़ रुपए की संपत्ति पहले ही लौटाई है और यहां पर पीएमएलए कोर्ट ने 2565 करोड़ रुपए की संपत्ति की नीलामी को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा चौकसी की विदेश में जो जो प्रॉपर्टीज हैं उनको भी खोजने का प्रयास चल रहा है। यहां पर गिरफ्तारी के साथ साथ एक एक पैसा वसूलना सरकार की बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। लेकिन दोस्तों, हमने इस घटना से सबक लिया था। आरबीआई और सरकार ने बैंकिंग सिस्टम को मजबूत किया। यहाँ चौकसी की गिरफ्तारी भारत की एक बहुत बड़ी जीत है और अब बस इस बात का इंतजार है कि राणा की तरह कब जो है चौकसी को भारत लाकर उसके किए की सजा दी जाएगी और जनता की पाई पाई वसूली जाएगी। तो ये थी पूरी कहानी मेहुल चौकसी और पीएनबी घोटाले की। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे टॉपिक्स पर और भी सेशंस लेकर आपके लिए आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हूं प्राची चौधरी फ्रॉम टेक्स्ट बुक और मैं जल्द मिलूंगी आपसे एक नई घटना के साथ। तब तक के लिए गर्व से कहिए जय हिंद।